नमस्कार, डीवी एंड टीवी न्यूज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे कि जस्टिस वर्मा के घर मिले थे 15 करोड़ कैश या फिर नहीं। एक नजर डालेंगे चेन्नई में परिसीमन को लेकर हो रही बड़ी खबर पर। देखेंगे क्या फिर से होने जा रहा यूनो सरकार का तख्ता पलट। जानेंगे बीजेपी नेता संग थरूर की सेल्फी ने क्यों बढ़ाई सियासी पारा। एक नजर डालेंगे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुई महाभारत पर और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे चीन की किस हरकत पर भारत हुआ आग बबूला। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। अमेरिका में हमास समर्थक भारतीयों पर एक्शन के बाद गाइडलाइन जारी। भारत बोला अमेरिकी कानून माने स्टूडेंट्स। उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती ने 13 साल बाद एक बार फिर से शुरू की भाईचारा कमेटियां गठित करने की प्रक्रिया। पहले फेज में जोड़े जाएंगे एससी, एसटी और ओबीसी। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा की 2 टूक। एक और इंजीनियर पर गिरी गाज, बोले काम नहीं करोगे तो होगा एक्शन। राजस्थान में भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ की एक और बड़ी कार्रवाई। 15 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त। बिहार के अररिया में एनकाउंटर। तनिष्क शोरूम लूटकांड का आरोपी ढेर। एसटीएफ के 3 जवान भी हुए जख्मी। पंजाब के पटियाला में एक आर्मी कर्नल से मारपीट के विरोध में उतरे रिटायर्ड सैन्य कर्मी। डीसी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मंडी सूरत में बने कपड़े की जर्सी पहनकर खेलेंगे आईपीएल खिलाड़ी। कपड़ा मंडी को हुआ 75 करोड़ का फायदा। दिल्ली के शाहीन बाग में लगी भीषण आग। दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर मौजूद। वहीं ट्विटर की नीली चिड़िया को मिला नया मालिक। $34,375 यानी करीब 30 लाख रुपए में हुआ सौदा। श्रेया घोषाल के साथ करण औजला बांधेंगे समा। आईपीएल 2025 की ओपनिंग सेरेमनी में दिखेगी दिशा पाटनी का भी जलवा। महाराष्ट्र के नागपुर में हाल ही में हुई हिंसा के बाद हुई पहली मौत। आईसीयू में भर्ती इरफान अंसारी ने तोड़ा दम। तो वहीं आरएसएस की बैठक में बांग्लादेश को लेकर प्रस्ताव पास। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को देखते हुए की यूएन के दखल की मांग। ये तो थी आज की हेडलाइंस। अब चलिए बात करेंगे बड़ी खबरों की। तो बता दें, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर 15 करोड़ कैश मिलने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को एक रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट को इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट कहा जा रहा है। जस्टिस उपाध्याय ने इस घटना को लेकर साक्ष्य और जानकारी इकट्ठा करने के लिए इंटरनल जांच शुरू की थी। दरअसल 14 मार्च को होली की रात करीब 11:30 बजे के आसपास जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में आग लग गई थी। वह दिल्ली से बाहर थे। उनके परिवार वालों ने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को फोन लगाया। आग बुझाने की बड़ी संख्या में पुलिस बल आई और इस दौरान वहां कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी मिली थी। एक पूरा कमरा नोटों से भरा मिला था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का फरमान सुना दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जस्टिस यशवंत वर्मा की इलाहाबाद हाईकोर्ट वापसी के खिलाफ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि किसी सामान्य कर्मचारी के घर पर 15 लाख रुपए मिलते हैं, उसे जेल भेजा जाता है, और जज के घर पर 15 करोड़ रुपए मिले हैं तो उन्हें घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। तिवारी ने कहा कि हमारी मांग ये है कि उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं भेजा जाए। किसी तरह की जांच अब कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जस्टिस वर्मा कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं तो उससे पब्लिक फेथ रिस्टोर नहीं होगा। पब्लिक फेथ पूरी तरह डैमेज हो चुका है। अगर पब्लिक फेथ हट गई इस न्यायपालिका से तो यहाँ माफियाओं का राज हो जाएगा। जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद आए तो कोर्ट में काम नहीं होगा। बार एसोसिएशन का कहना है कि न्यायपालिका ही जब भ्रष्टाचारी जज को सजा नहीं देगी तो फिर कौन देगा। लोकसभा सीटों के प्रस्तावित परिसीमन को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। शनिवार को तमिलनाडु की 70 और डीएमके ने राज्यों की पहली संयुक्त कार्यवाही समिति की बैठक बुलाई।
इसमें मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने स्पष्ट किया कि इस लड़ाई को कानूनी दायरे में भी लाया जा सकता है। सीएम स्टालिन ने राजनीतिक और कानूनी कार्य योजना तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल गठित करने का समर्थन किया, तो वहीं परिसीमन बैठक आयोजित करने को लेकर स्टालिन सरकार के खिलाफ बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा कि परिसीमन उन राज्यों को प्रभावित करेगा जिन्होंने परिवार योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। मणिपुर 2 साल से जल रहा है, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है क्योंकि उनके पास उन्हें सुनने के लिए सांसद नहीं है। प्रतिनिधित्व खोने से धन और कानूनों पर अधिकार खो देंगे, छात्र, महिलाएं, किसान प्रभावित होंगे। इससे पहचान खतरे में पड़ जाएगी। हमारे अपने देश में हमारे पास राजनीतिक अधिकार नहीं होंगे। उन्होंने पैनल का नाम फेयर डिलिमिटेशन के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी रखने का प्रस्ताव रखा और राजनीतिक लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए सुझाव मांगे। उन्होंने कहा, हम परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं, हम निष्पक्ष परिसीमन के पक्ष में हैं। उन्होंने आगे कहा, अधिकार स्थापित करने के लिए निरंतर कार्यवाही बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, अगर इसे लागू किया जाता है तो तमिलनाडु को 8 सीटों का नुकसान होगा। इससे पहले कई राज्य इस मुद्दे पर एक साथ आए हैं। मैं इस बैठक को निष्पक्ष परिसीमन संयुक्त कार्यवाही समिति नाम देने का प्रस्ताव पेश करता हूं। जॉइंट एक्शन कमेटी पर उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता पैदा करना और केंद्र से आगे रह करना बहुत जरूरी है। स्टालिन ने जीत के लिए एकजुट लड़ाई पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रतिनिधित्व कम नहीं होना चाहिए। पड़ोसी इस्लामी देश बांग्लादेश के हालात कुछ ठीक नहीं दिख रहे हैं। हाल के घटनाक्रमों पर नजर डालें तो जिस प्रकार के राजनीतिक और सैन्य परिदृश्य बने हैं, उन्हें लेकर इस वक्त कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। राजधानी ढाका अचानक राजनीतिक और सैन्य सरगर्मी की गवाह बन गई है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल बकार उज़-ज़मा और अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच तनाव की खबरें पिछले कुछ समय से सुर्खियों में छाई हुई हैं। लेकिन अब ढाका में सैनिकों की बढ़ती गतिविधियों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती ने उन अटकलों को और हवा दे दी है कि क्या बांग्लादेश में तख्ता पलट होने जा रहा है। बांग्लादेश में पूर्ववर्ती शेख हसीना सरकार के 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया था। यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और उसे देश की जानी मानी हस्ती भी कहा जाता है। हालांकि उनके कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश की भारत और अमेरिका के साथ संबंधों में खटास आई है। इसके अलावा देश में कानून व्यवस्था की स्थिति भी लगातार बिगड़ती नजर आ रही है, जिससे उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। वहां हिंदुओं की सुनियोजित जान जाने की गूंज अमेरिकी, ब्रिटिश, कनाडा की संसदों के अलावा संयुक्त राष्ट्र में भी सुनाई दी है। लेकिन अजीब बात यह है कि हाल में जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव 4 दिन के दौरे पर वहां गए थे, तब उन्होंने इस बाबत एक शब्द नहीं बोला था। बहरहाल सेना प्रमुख जनरल बकार उज़-ज़मा ने हाल ही में बयान दिया था कि जब तक बांग्लादेश में एक चुनी हुई सरकार नहीं बन जाती, तब तक सेना कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाएगी। उन्होंने सुरक्षा बलों को अनुशासन और पेशेवर जिम्मेदारियों के साथ काम करने की सलाह दी है। हालांकि उन्होंने बल प्रयोग से बचने की भी बात कही है, जिससे ये संकेत मिलता है कि सेना स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से संभालना चाहती है। कांग्रेस नेता शशि थरूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। हाल ही में उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस पोस्ट ने लोगों के मन में कई तरह की जिज्ञासा बढ़ा दी है। दरअसल कांग्रेस नेता ने भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैजयंत जय पांडा के साथ एक तस्वीर शेयर की है, जिस पर लिखे कैप्शन को लेकर अब जनता चुटकी लेने लगी है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैजयंत जय पांडा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक फोटो शेयर किया है, जिसमें वह कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों नेता एक साथ विमान में यात्रा कर रहे हैं। तस्वीर के कैप्शन में भाजपा नेता ने लिखा कि मेरे दोस्त और सहयात्री ने मुझे ये कहने पर शरारती कहा कि हम आखिर में एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं। वहीं पोस्ट का जवाब देते हुए शशि थरूर ने भी लिखा कि मैं भुवनेश्वर के लिए ही यात्रा कर रहा हूं। मैं कल सुबह कलिंगा लिट फेस्ट को संबोधित करने जा रहा हूं और तुरंत वापस आ रहा हूं। शशि थरूर का ये जवाब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा कर रही है। कई इंटरनेट यूजर्स का मानना है कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ जरूर पक रहा है। वहीं इन दिनों शशि थरूर का भाजपा को लेकर मिजाज भी थोड़ा हल्का लग रहा है। पिछले महीने उनकी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ एक तस्वीर भी वायरल हुई थी, जिसके बाद से कांग्रेस में उनके भविष्य को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में आयोजित 1008 कुंडिया महायज्ञ में शनिवार को पंडितों के बीच महाभारत देखने को मिली। आपको बताते चले कि यज्ञ में आए दो ब्राह्मणों के गुटों में आपस में ही विवाद हो गया और बाउंसरों ने फायरिंग कर दी। घटना में एक ब्राह्मण गंभीर रूप से घायल हो गया है और जांघ पर उन्हें चोट आई है, वहीं एक अन्य का सर भी फूटा है। घटना के पीछे बासी भोजन को लेकर हुआ विवाद। जी हां, बताया जा रहा है कि उधर एक बाबा पर भी सवाल उठ रहे हैं जो कि अपने साथ आर्मी की ड्रेस में अपनी सिक्योरिटी लेकर चलता है। जानकारी के अनुसार यज्ञ में शामिल ब्राह्मणों को बासी भोजन परोसा गया जिसका उन्होंने विरोध कर दिया। लगातार हो रहे विरोध के चलते सुबह आयोजकों के सुरक्षा गार्डों और ब्राह्मणों के बीच बहस हो गई। देखते ही देखते माहौल गर्मा गया और गार्डों ने गुस्से में फायरिंग कर दी। इस हमले में लखनऊ से आए आशीष तिवारी नामक ब्राह्मण को चोट आई है। घायल को तुरंत LNJP अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि केशव पार्क में 18 मार्च से 1008 कुंडिया शिव शक्ति महायज्ञ आरंभ हुआ था। इसमें देश भर से 1500 से ज्यादा ब्राह्मणों को बुलाया गया था। इन ब्राह्मणों के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था यज्ञ के आयोजकों ने की। ब्राह्मणों का आरोप है कि पहले दिन में बाबा के सुरक्षा गार्ड उनके साथ किसी न किसी बात को लेकर परेशान कर रहे थे। कभी भी किसी के भी साथ मारपीट कर देते थे तो वहीं कोई घूमता दिखाई देता था तो उसे भी थप्पड़ या डंडा मार देते थे। गौरतलब है कि ये यज्ञ 27 मार्च तक चलना है। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, रामविलास शर्मा, सीएम नायब सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल समेत बीजेपी के नेता शिरकत कर चुके हैं। इस यज्ञ में स्वामी हरिओम ने 108 यज्ञ करवाने का संकल्प लिया हुआ है। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में ये 112वां महायज्ञ था। बता दें इससे पहले भी स्वामी 2 बार कुरुक्षेत्र के इसी केशव पार्क में यज्ञ कर चुके हैं। पहले यज्ञ में बरसात के पानी से यज्ञ कुंड डूब गए थे और जलधरा से विघ्न पड़ा था। उसके बाद दूसरे यज्ञ में अग्निकुंड होने से यज्ञ में विघ्न हुआ था। आपको बता दें कि वहीं तीसरी महायज्ञ में गोलीकांड से विघ्न पड़ गया है। चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आने वाला है। भारत से सटी सीमाओं पर आए दिन कुछ ना कुछ कारस्तानी दिखाता ही रहता है। अब उसने लद्दाख से सटे सीमावर्ती इलाकों में 2 नए जिलों की स्थापना का ऐलान कर दिया है। चीन के इस ऐलान पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद में जानकारी दी कि इस मुद्दे पर कूटनीतिक माध्यमों से चीन के खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज कराया गया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि भारत सरकार ने कभी भी इस क्षेत्र में भारतीय भूभाग पर चीन के अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं किया है। इन नए जिलों का निर्माण भारत की संप्रभुता पर हमारे लंबे और स्पष्ट रुख को प्रभावित नहीं करेगा, न ही चीन के अवैध और जबरन कब्जे को कोई वैधता देनी होगी। संसद में सरकार से ये सवाल पूछा गया था कि क्या उसे चीन द्वारा होटान प्रीफेक्चर में 2 नए जिले बनाने की जानकारी है जिसमें लद्दाख के भारतीय क्षेत्र का हिस्सा शामिल किया गया है। इसके अलावा इस स्थिति से निपटने के लिए उठाए गए रणनीतिक और कूटनीतिक कदमों के बारे में भी जानकारी मांगी गई थी। मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस घोषणा से पूरी तरह अवगत है और वह चीन की ओर से सीमावर्ती क्षेत्रों में किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा भारत सरकार सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान देती है ताकि न केवल इन क्षेत्रों का आर्थिक विकास हो बल्कि भारत की रणनीतिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। मंत्रालय के अनुसार साल 2014 से साल 2024 के बीच सीमा अवसंरचना के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि भी हुई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का खर्च पिछले दशक की तुलना में 3 गुना बढ़ गया है। रोड नेटवर्क, पुलों और सुरंगों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिससे स्थानीय समुदायों की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है और सशस्त्र बलों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट मजबूत हो चुका है। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए DVN TV न्यूज़ के साथ।